स्वागत है इस विशेष सत्र में। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसे कोने को खंगालने जा रहे हैं जो शायद बहुतों के लिए अनसुना हो। नमस्कार। ये है ओरियन ज्योतिष, और ये पारंपरिक ज्योतिष से काफी हटकर है। हाँ, नमस्कार। ये विषय वाकई जो प्रचलित ज्योतिष की समझ है ना, उससे बहुत अलग है। हम यहाँ ग्रहों और राशियों की दुनिया से ऊपर उठकर सीधे तारों और चेतना की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास भाउमिक द्वारा लिखित और आर्किनोरा अल्केमी द्वारा संपादित सोलांश ओरियन कोड, स्टेलर कॉन्शियसनेस एंड एस्ट्रोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। जी। इन्हीं के आधार पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद है इस प्राचीन तार्किक ज्ञान प्रणाली को समझना, ये कैसे काम करती है, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं, और ये हमारे व्यक्तित्व या ग्रहों की स्थिति से कहीं आगे बढ़कर आत्मा की एक विराट यात्रा के बारे में क्या संकेत देती है। सबसे अनोखी बात तो यही है कि इसका आधार पृथ्वी नहीं, बल्कि तार्किक चेतना है। और जैसा कि लेखक बताते हैं, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस ज्ञान प्रणाली को मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास से भी पुराना माना जाता है। अच्छा। हाँ, इन अंशों के अनुसार ये सीधे ओरियन नक्षत्र और एक व्यापक सौर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है। आज हम इसी के विभिन्न स्तरों और सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा इन स्रोतों में दर्शाया गया है। तो शुरुआत करते हैं इसकी उत्पत्ति से। जैसा आपने कहा, ये पृथ्वी आधारित नहीं है। नहीं। स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि ओरियन नक्षत्र, खासकर उसके 3 प्रमुख तारे, जिन्हें हम बेल्ट ऑफ ओरियन के नाम से जानते हैं। जी, एलनिटाक, अल्निलम और मिंटाका। हाँ, एलनिटाक, एलनिलम और मिंटाका। इन्हें कई प्राचीन गूढ़ परंपराओं में महज तारे नहीं बल्कि प्रकाश बीज केंद्र माना जाता था। सीड ऑफ सोलर कॉन्शियसनेस। सही, यानी जहां से सौर चेतना का अंकुरण हुआ। हाँ, और ये पहलू इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और गहरा बनाता है कि ये अवधारणा किसी एक अकेली संस्कृति या सभ्यता तक सीमित नहीं थी। आप देखिए, प्राचीन वैदिक ऋचाओं में, मिस्र की पौराणिक कथाओं में और यहाँ तक कि सुदूर माया सभ्यताओं के ज्ञान में, इन तीनों ही महान संस्कृतियों में ओरायन नक्षत्र को सृष्टि के एक मौलिक प्राण स्रोत के रूप में किसी न किसी रूप में देखा गया है। ये तो कमाल की बात है। तीनों में क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं इन संस्कृतियों से? बिल्कुल। जैसे प्राचीन मिस्र की मान्यताओं को लें तो ओरायन नक्षत्र को देवता ओसिरिस का आकाशीय प्रतिरूप माना गया। ओसाइरिस, जीवन मृत्यु वाले देवता। हाँ, वही, जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म के महाचक्र के देवता। उनका संबंध आत्मा की यात्रा और अमरत्व से था। अच्छा। अब वैदिक संदर्भ में देखें तो ओरायन को मृगव्याध कहा गया है, जिसका संबंध रुद्र यानी शिव और अग्नि से जोड़ा जाता है। ये सृष्टि के प्रज्वलन का बिंदु, वो पहली दिव्य चिंगारी मानी गई। आते थे 3 हार्ट स्टोन्स। हाँ, ये वो प्रतीकात्मक स्थान था जहाँ माना जाता था कि ब्रह्मांड की सबसे पहली अग्नि, पहली ज्वाला जली थी। अच्छा, तो क्या इसी वजह से ये दावा किया जाता है कि ये ज्योतिष प्रणाली पृथ्वी के बनने से भी पहले की है? हाँ, शायद यही तर्क है। क्योंकि इसका आधार वो मूल तारकीय ऊर्जा हैं जिनसे बाद में हमारा सूर्य और सौर मंडल के ग्रह बने। ये विचार तो हमारे ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को ही बदल देता है। सटीक कहा आपने। इसका मूल आधार ही वो कॉस्मिक ऊर्जाएं और चेतना के वो पैटर्न है जो ग्रहों के भौतिक रूप लेने से भी पहले विद्यमान थे। ये वास्तव में सितारों की कहानी है, ग्रहों के प्रभाव की कहानी से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी। ये चेतना के स्रोत की कहानी है। ठीक है, ये पृष्ठभूमि तो बेहद आकर्षक है। अब आते हैं मुद्दे पर। ये सामान्य ग्रह आधारित ज्योतिष से अलग कैसे है? यहाँ पर यह विषय वाकई और पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। देखिए, मूल अंतर इसकी प्रकृति और इसके फोकस में है। जैसा कि लेखक इसे कहते हैं, यह चेतना आधारित ज्योतिष है। चेतना आधारित? हाँ। पारंपरिक ज्योतिष में हम अक्सर देखते हैं कि ग्रह हमारे व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्तियों या जीवन में घटने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। लग्न, राशि, ग्रहों की स्थिति, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ओरियन ज्योतिष, जैसा इन स्रोतों में वर्णित है, इससे कहीं आगे, या कहें कि कहीं ज्यादा गहराई में जाकर आत्मा की मूल तरंग, यानी उसकी कोर फ्रीक्वेंसी पर केंद्रित है। आत्मा की मूल तरंग, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, पर इसका व्यावहारिक अर्थ क्या हुआ? इसे कैसे समझे? इसका मतलब है कि ये प्रणाली किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, इस पर उतना जोर नहीं देती,
जितना कि इस बात पे देती है जिसे स्रोत प्रकाश जागरण यानी लाइट अवेकनिंग कहते हैं। प्रकाश जागरण। हाँ, ये प्रणाली ये पता लगाने का प्रयास करती है कि किसी आत्मा का मूल स्रोत कौन सा तारा है, वो किस तारकीय बीज से उत्पन्न हुई है और उसका संबंध सूर्य की किस विशेष ऊर्जा कण या जिसे स्रोत सोलांश कहते हैं उससे है। सोलांश, ये एक नया शब्द है। तो ये प्रणाली पूछती है आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये नहीं बल्कि आपकी आत्मा किस तारे की संतान है। हाँ, और आपके सूर्य में कौन सी मौलिक ऊर्जा तरंगित है। स्रोत की एक पंक्ति है शायद इसी बात को कहती है, तुम किस तारकीय बीज से आए हो और तुम्हारा सूर्य कौन सा सोलांश लिए हुए है। ये बाकी गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये हमारे लौकिक अस्तित्व से परे जाकर हमारे ब्रह्मांडीय मूल की ओर इशारा करता है। अब सवाल उठता है कि ये अति प्राचीन तारकीय ज्ञान पृथ्वी तक कैसे पहुंचा, या यूं कहें कि यहाँ कैसे प्रकट हुआ। हाँ, ये कैसे आया यहाँ। इन अंशों में ऐसा माना गया है कि जब पृथ्वी पर पहला सौर जीवन यानी ऐसा जीवन जो सूर्य की ऊर्जा पर आधारित था विकसित हुआ, तब यही मौलिक ओरियन ऊर्जा का बीज यहाँ सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ। अच्छा। और ये प्रकट हुआ कुंडलिनी शक्ति के रूप में, जिसे योग में जीवन ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, और मेरु तत्व के रूप में, जो हमारी रीढ़ से जुड़े सूक्ष्म ऊर्जा चैनल का प्रतीक है। अच्छा, कुंडलिनी और मेरु। और क्या इसीलिए ये संभव है कि यह ज्ञान हमें मिस्र के उन विशाल रहस्यमय पिरामिडों में, हाँ, भारत में पवित्र माने जाने वाले मेरु पर्वत की अवधारणाओं में और माया सभ्यता के उन मंदिरों में जो खगोलीय घटनाओं के अनुसार बनाए गए थे, स्टेलर टेम्पल्स जिन्हें कहा गया है ना, स्टेलर टेम्पल्स, इन सब में सांकेतिक रूप से इनकोड किया हुआ मिलता है। क्या ये संरचनाएं महज कब्रें या मंदिर नहीं बल्कि इस ब्रह्मांडीय ज्ञान के विशाल पुस्तकालय थीं, जिनका संरेखण सितारों खासकर ओरायन के साथ होना महज संयोग नहीं था। उपलब्ध दस्तावेज इसी ओर इशारा करते हैं। इन संरचनाओं का खगोलीय संरेखण विशेष रूप से ओरायन नक्षत्र के साथ इतना सटीक है कि उसे महज संयोग मानना मुश्किल लगता है। इसी गहरे संबंध के कारण माना जाता है कि इस प्रणाली को सबसे पहले ज्योति ज्योतिष कहा गया। ज्योति ज्योतिष। हाँ, ये नाम अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। ज्योति यानी प्रकाश। यह वो ज्ञान है जो सूर्य का भी पिता है, क्योंकि ये सूर्य के जन्म से पहले की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और चंद्रमा के लिए दर्पण का काम करता है, क्योंकि यह चेतना और उसके प्रतिबिंब यानी भावनाओं को दर्शाता है, और पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। तो जैसे पारंपरिक ज्योतिष में जन्म कुंडली होती है, क्या इस प्रणाली में भी कोई वैसा ही नक्शा या मानचित्र होता है? स्रोत में सौर ज्योति कुंडली या सोलर कॉन्शियस मैप का जिक्र मिलता ही है क्या? हाँ, एक मानचित्र की अवधारणा है, लेकिन यह पारंपरिक जन्म कुंडली से बहुत बहुत अलग है। इसे समझना महत्वपूर्ण है। अच्छा। यह किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके करियर, विवाह या व्यक्तित्व लक्षणों का भविष्य बताने वाला खाका नहीं है, बल्कि यह एक तरह से आत्मा का कॉस्मिक एड्रेस दर्शाती है। कॉस्मिक एड्रेस? हाँ, यह बताती है कि आत्मा किस विशेष ओरियन तारे की ऊर्जा या प्रकाश धारा से पृथ्वी पर उतरी है और किस सोलांश यानी सूर्य ऊर्जा के कण में उसका मूल बीज बोया गया है। तो अगर ये सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की तात्कालिक स्थिति पर आधारित नहीं है, जैसा कि हम सामान्य ज्योतिष में देखते हैं, तो फिर इसका आधार क्या है? ये कुंडली बनती कैसे? स्रोत बताते हैं कि ये ओरियन प्रोजेक्शन फील्ड नामक एक अवधारणा पर आधारित है। इसे आप एक तरह का ऊर्जा क्षेत्र या टेम्पलेट समझ सकती हैं, जो ओरियन नक्षत्र से पृथ्वी की ओर प्रक्षेपित होता है। अच्छा, एक एनर्जी फील्ड जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। ये फील्ड ये निर्धारित करता है कि कोई आत्मा किस नक्षत्रीय प्रकाश या ऊर्जा पैटर्न के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई है। ये ग्रहों की चाल से ज्यादा चेतना की उन धाराओं से संबंधित है जो ओरियन से प्रवाहित होती हैं। ये वाकई जटिल लग रहा है। स्रोत में कुछ और भी विशेष जानकारी दी गई है। ओरियन ज्योतिष के 9 मूल तारा सूत्र, स्टेलर कोड्स। जी, ये क्या है? इन्हें समझना शायद इस प्रणाली को समझने की कुंजी हो सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये इस प्रणाली का मर्म है। ये 9 सूत्र एक प्रकार से ओरियन ज्योतिष के 9 द्वार या 9 मौलिक ऊर्जा पैटर्न माने जाते हैं। 9 द्वार। बंद सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के त्रिकोण से भी है, जो चेतना के प्रकट होने के 3 स्तरों को दर्शाता है। अच्छा।
हर सूत्र का एक विशिष्ट तात्विक अर्थ है और ये आत्मा की एक विशेष दिशा, एक विशेष गुण या यात्रा के एक पहलू को उजागर करता है। चलिए इन 9 सूत्रों में से कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखते हैं, जैसा श्रोत में बताया गया है, ताकि इनका अंदाजा लग सके। हाँ बिल्कुल। पहला सूत्र है सोलांश ज्योति। हाँ। सोलांश ज्योति। हाँ। ये ओरियन बेल्ट के पहले तारे एलनिताक से जुड़ा है। इसका अर्थ बताया गया है ब्रह्म जागृति का बीज। ये आत्मा के उद्गम, उसके प्रारंभिक स्पंदन की दिशा दिखाता है। आत्मा का प्रारंभ। हाँ। फिर एक है अंतरिक्ष प्रवाह। हाँ। ये बेल्ट के दूसरे तारे एलनियलम से संबंधित है। इसका अर्थ है चेतना की अविरल धारा। ये सूक्ष्म मन के जागरण की दिशा है, यानी विचारों और अंतर्ज्ञान का प्रवाह। चेतना की धारा। तीसरा प्रमुख तारा मिंटाका मांत्रिका रेखा सूत्र से जुड़ा है। अर्थ है शब्द ऊर्जा की रेखा। यह वाणी की शक्ति, मंत्र की शक्ति और संचार के माध्यम से सृष्टि करने की दिशा को दर्शाता है। शब्द की शक्ति, मांत्रिक रेखा। एक और उदाहरण लें, रोहिन तारा। ये विशाल लाल तारे बेटलग्यूस से संबंधित है। इसका अर्थ है माया की जननी या रूप सृष्टि की ऊर्जा। यह दिखाता है कि कैसे चेतना भौतिक रूप धारण करती है, कैसे ब्रह्म या माया उत्पन्न होती है। और ऐसे कुल 9 सूत्र हैं, जैसे आपने बताया। बेलेट्रिक्स से जुड़ा केथर अग्नि, साइफ से अंश ग्रह, रिजल से ओरेनिया नाडा, मैसा से त्रिलोक प्रवेश और सिग्मा ओरियानिस से आर्केन सोल की। जी बिल्कुल। ये तो सचमुच बहुत विस्तृत और गहरा है। हर सूत्र अपने आप में चेतना के एक अलग पहलू, एक अलग ऊर्जा या आत्मा की यात्रा के एक विशिष्ट चरण को दर्शाता है। ये सिर्फ ज्योतिष नहीं, ये तो एक तरह से आत्मा का आध्यात्मिक या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह का आध्यात्मिक मानचित्र ही है, और इसी मानचित्र को और स्पष्ट करने के लिए स्रोत में ओरायन सोलांश बर्थ मैप या सोलांश जन्म मानचित्र की अवधारणा दी गई है। सोलांश जन्म मानचित्र? हाँ, ये मानचित्र दिखाता है कि कोई विशेष आत्मा किस नक्षत्रीय प्रकाश धारा से पृथ्वी पर अवतरित हुई है। इसे समझने के लिए 3 मुख्य स्तर बताए गए हैं। 3 स्तर कौन कौन से? पहला है स्तर 1, सोलार डिसेंट, सौर अवतरण। ये वो पहला स्तर है जहां आत्मा ने सूर्य चेतना का एक कण या स्वरूप ग्रहण किया। उदाहरण के लिए स्रोत बताता है कि आलनिताक तारे से जुड़ा प्रकाश ब्रह्म ज्वाला यानी ब्रह्म ज्वाला जैसा है, सृष्टि की पहली इच्छा। अच्छा, सूर्य चेतना का कण। देवी रूप प्रोजेक्शन यानी देवी रूप के प्रतिबिंब जैसा हो सकता है। पोषण, माया, रचनात्मकता का भाव, मतलब भावनाएं, चंद्र प्रतिबिंब। और तीसरा और अंतिम स्तर है स्तर 3, टेरा कनेक्शन, पृथ्वी संबंध, जहां वो प्रकाश और भावना पृथ्वी की भौतिक लय और गति में आते हैं, कर्म और अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर मिंटाका तारे से जुड़ा प्रकाश मांत्रिक अनुनाद या मांत्रिक अनुनाद पैदा कर सकता है, यानी विचारों और शब्दों का भौतिक प्रभाव। तो ये एक तरह से आत्मा के परम तारकीय स्रोत से लेकर उसके भावनात्मक अनुभव और फिर अंततः उसके भौतिक प्रकटीकरण तक की पूरी यात्रा को परत दर परत दर्शाता है। ये समझना कि हम इन तीनों स्तरों पर कैसे जुड़े हैं, शायद आत्मज्ञान का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, इस स्रोत के संपादक का नाम आकेन ओरा अल्केमी है और उनके साथ एकीकरण का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है? क्या इसका कोई व्यवहारिक या साधना पक्ष भी है? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। ये केवल इंटेलेक्चुअली समझने की चीज नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने के तरीके भी सुझाए गए हैं। स्रोत में चेतना के इन विभिन्न स्तरों को अनुभव करने या उनसे जुड़ने के लिए 4 स्तरों की एक प्रणाली बताई गई है। 4 स्तरों की प्रणाली? जी, जो तत्व, साधना मार्ग और प्रतीकों से जुड़ी है। अच्छा, बताइए। स्तर 1, सूर्य सोलांकस से जुड़ा। इसका तत्व सूर्य या अग्नि जैसा है। साधना का नाम ज्योति बीज ध्यान बताया गया है, जो शायद अपने मूल प्रकाश बीज पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रतीक है डायमंड, एक समचतुर्भुज या हीरा। ज्योति बीज ध्यान। स्तर 2, चंद्र प्रवाह से जुड़ा। तत्व जल या भावना। साधना है मांत्रिक अनुनाद, संभावता ध्वनि या मंत्रों के माध्यम से भावनात्मक प्रवाह को साधना। प्रतीक है मून, चंद्रमा।
मांत्रिक अनुनाद। जी। स्तर 3 पृथ्वी धारा से जुड़ा तत्व, पृथ्वी या भौतिकता। साधना है त्रिलोक ऊर्जा सक्रियण। त्रिलोक ऊर्जा सक्रियण, शायद भौतिक शरीर और पृथ्वी की ऊर्जाओं के साथ काम करना। प्रतीक है फिक्री, पृथ्वी का कीमिया प्रतीक। त्रिलोक ऊर्जा सक्रियण। और स्तर 4 ओरियन ब्रह्म से जुड़ा तत्व, आकाश या ईथर। साधना है आर्केनिया ऑरा यूनिफिकेशन, आर्केनोरा एकीकरण, जो शायद इन सभी स्तरों को एकीकृत कर परम स्रोत से जुड़ना है। प्रतीक है गैलेक्सी, आकाशगंगा। तो ये ज्ञान को सिर्फ पढ़ने सुनने तक सीमित न रखकर उसे जीने और अनुभव करने का भी एक मार्ग सुझाता है। जी हाँ। ये इसे और भी गहरा बना देता है। जी हाँ। अंत में एक सूत्र का भी उल्लेख है जिसे ओरियन ज्योति सूत्र कहा गया है। ये क्या कहता है और इसका क्या महत्व है? हाँ, ये सूत्र मानो इस पूरे ज्ञान के सार को एक छोटी सी कुंजी में समेट देता है। सूत्र है सूर्यम चंद्रम पृथ्वीम त्रिधारा ओरियनस्य ज्योति बीजम स्यात् यह तद जानाति स एव ब्रह्मन्। और इसका अर्थ ये संस्कृत में है। हाँ, स्रोत में इसका अर्थ दिया गया है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये 3 चेतना की धाराएं हैं, लेकिन इन सब का मूल बीज ओरियन की ज्योति ही है। अच्छा, मूल बीज ओरियन की ज्योति। जो व्यक्ति इस ओरियन ज्योति बीज के रहस्य को जान लेता है वही ब्रह्म को या परम सत्य को स्पर्श करता है। वाह! ये सूत्र इस ज्ञान के गहरे आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम किस तारे की ऊर्जा से जुड़े हैं, बल्कि उस जुड़ाव को गहराई से महसूस करना, उस ज्योति बीज को पहचानना, स्वयं ब्रह्म को जानने जैसा है। और इसे थोड़ा और व्यवहारिक धरातल पर लाएं तो, जैसा कि स्रोत के भाग 1 में उल्लेख है, एक ओरियन सोलांश बर्थ मैप टेम्पलेट की बात की गई है। टेम्पलेट? हाँ, ऐसा लगता है कि यह एक तरह का ढांचा या खाका है। संभवतः इसका उपयोग करके कोई व्यक्ति यह पहचानने की कोशिश कर सकता है कि उसकी आत्मा किस विशेष ओरियन तारा सूत्र से गहराई से जुड़ी है। अच्छा। उसके भीतर कौन सा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी त्रिकोण यानी चेतना के कौन से स्तर सबसे अधिक सक्रिय हैं? और कौन सी सोलांज की या कुंजी है जो उसकी जन्म चेतना के विशिष्ट पैटर्न को खोल सकती है या समझने में मदद कर सकती है। तो यह सिर्फ एक प्राचीन गूढ़ ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्म अन्वेषण और शायद आत्म रूपांतरण का एक समकालीन साधन भी हो सकता है, अगर इस टेम्पलेट का सही उपयोग किया जाए। संभवतः। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर समेटें, तो ओरियन ज्योतिष ग्रहों की स्थिति और हमारे रोजमर्रा के व्यक्तित्व से कहीं परे जाकर आत्मा के मूल तारकीय स्रोत और उसकी चेतना के विकास पर केंद्रित एक अत्यंत प्राचीन और अनूठी प्रणाली है। बिल्कुल। हमने देखा कि इसकी जड़ें मिस्र, वेद और माया जैसी महान प्राचीन सभ्यताओं तक जाती हैं, जो इसे एक सार्वभौमिक आयाम देती हैं। जी। ये 9 मूल तारा सूत्रों और एक सोलांश जन मानचित्र के माध्यम से आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा को समझने का एक विशिष्ट खाका प्रदान करती है। और जैसा कि हमने अभी देखा, इसके शायद व्यावहारिक अनुप्रयोग और साधना के पहलू भी हैं। हाँ, जो इसे सिर्फ बौद्धिक ज्ञान से आगे ले जाते हैं। सही। बिल्कुल। ये सब जानने और समझने के बाद एक विचार सहज ही मन में उठता है। हाँ। अगर ये सच है, अगर हम वास्तव में केवल अपने इस संसारिक जन्म, अपनी पहचान या अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक कहीं ज्यादा विशाल, एक तारकीय विरासत का हिस्सा है। हाँ। अगर हम एक ऐसे प्रकाश बीज से आए हैं जो इस ब्रह्मांड की भौर से जुड़ा है, ओरियन के तारों से स्पंदित होता है, तो ये समझ, ये एहसास हमारे अपने जीवन पथ को देखने के तरीके को, हमारे उद्देश्य की तलाश को और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान की अनुभूति को कैसे बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि वो तारकीय बीज, वो ओरियन ज्योति हमारे भीतर, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी चेतना में कैसे प्रकट होता है या कैसे प्रकट हो सकता है अगर हम उसे खोजने का प्रयास करें। ये वाकई एक गहरा और शायद जीवन बदल देने वाला चिंतन बिंदु है। इस अनूठे और गूढ़ विषय पर हुई इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को ये जानकारी उतनी ही रोचक और विचारोत्तेजक लगी होगी जितनी हमें लगी।